पहले तो ये बातें कानाफूसी में धीरे धीरे शुरू हुईं, जैसे हवा के साथ चुपके से खतरनाक बीज फैल जाते हैं। पार्टीशन की अफवाहें कि देश के दो टुकड़े होने वाले हैं फैलने लगीं और हमारी शांत जिंदगी में उथल पुथल मचाने लगीं। शुरू में तो बहुत लोगों ने इसे पॉलिटिकल पोस्टरिंग समझकर टाल दिया। सोचा कि ये बड़े नेताओं के बीच का मामला है, खेवड़ा में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर अपने आप सुलझ जाएगा। लेकिन ये कानाफूसी और तेज होती गई और जोर पकड़ती गई और फिर ये परेशान करने वाली बातें बन गईं, जो बाजारों में, चाय की दुकानों पर और हमारे मोहल्ले की शांत गलियों में फैलने लगीं। मेरे पति श्री मानक चंद अल्कली केमिकल कॉरपोरेशन ओन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खेवड़ा स्थित वर्कशॉप में कार्यरत थे। हम कंपनी से जुड़े क्वार्टरों में रह रहे थे। फिर अगस्त 1947 में एक मुस्लिम भीड़ ने खेवड़ा पर हमला किया और बड़ी संख्या में घरों को जला दिया गया। वो अनजाना सा डर एक खौफनाक सच बन गया। रात उनके आने की डरावनी आवाजों से गूंज रही थी। घरों में आग लग रही थी और लपटों की चमक अंधेरे आसमान में दिखाई दे रही थी। हमारे दिल दहल गए। हमने चीखें सुनी, लकड़ी और शीशे टूटने की आवाजें और हमलावरों के जीत के नारे। लेकिन इस खौफ के बीच भी एक छोटी सी जगह थी जो कुछ हद तक महफूज थी। अल्कली केमिकल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग, और इसलिए वहाँ के एम्प्लॉइज सुरक्षित थे। मैनेजर एक यूरोपियन साहब थे। यूरोपीय होने के कारण कंपनी के परिसर पर हमला नहीं किया गया तथा कर्मचारियों और उनके आवास को बचा लिया गया। फिर मैनेजर ने सभी हिंदू कर्मचारियों को खाली करने के लिए तैयार रहने को कहा। सितंबर 1947 के आरंभ में हिंदू कर्मचारी 6 ट्रकों द्वारा खेवड़ा से रवाना हुए और 4 बजे पिंड दादन पहुंच गए। शाम करीब 4:30 बजे हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम लोग एकत्र हैं। ऐसा कहा गया कि यह रेलगाड़ी पिंड दादन खां से रवाना होगी और शरणार्थियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाली अंतिम ट्रेन होगी। लगभग 5000 लोग ट्रेन में जाने के लिए एकत्र हुए थे। इनमें 600 से 700 महिलाएं थीं। ट्रेन रात 10 बजे पिंड दादन खान से रवाना हुई। पाकिस्तानी सेना के 15 जवान ट्रेन पर सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात थे। रेलवे टिकट के लिए फिरोजपुर और 8 रुपए प्रति यात्री शुल्क लिया गया। ये कहा गया था वह रेलगाड़ी सीधा फिरोजपुर जाएगी। ट्रेन रात करीब 8 बजे कामों के रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन में निकलने और बाथरूम जाने का भी रास्ता नहीं था। यात्रियों को पानी तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जहाँ ट्रेन रुकी वहाँ भी पानी नहीं दिया गया, क्योंकि कहा गया कि यात्री सभी हिंदू थे। इसी कारण ट्रेन पूरी रात कमो के रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। सुबह करीब 8 बजे पुलिस रेलवे स्टेशन पर आई और ट्रेन की तलाशी लेने लगी। करीब 2 घंटे तक जारी तलाशी में महिलाओं की बॉडी सर्च की गई। 97 लाइसेंसी बंदूकें, पिस्तौल प्राप्त हुए, जो पुलिस ने जब्त कर लिए। यात्रियों से कलम और चाकू तक छीन लिए गए। सभी यात्रियों से कहा गया कि जैसे ही ट्रेन चलेगी बंदूकें वापस कर दी जाएंगी। जैसे ही इंजन गार्ड ने सीटी बजाई, सभी लोग ट्रेन में बैठ गए। तभी मंडी और कारखानों की तरफ से मुसलमानों की भारी भीड़ आ गई। वो अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए ट्रेन में घुस गए और पुरुषों को मारना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी आर्मी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी ट्रेन से निकलकर भागने की कोशिश करे, उसे गोली मार दी जाए। डिब्बों से बाहर निकले लोगों को पुलिस और सेना ने गोली मार दी और जो लोग डिब्बों से बाहर निकलकर मैदान की ओर गए थे, उन्हें भी पुलिस और सेना ने गोली मार दी और मुसलमान भीड़ द्वारा कत्ल कर दिया गया। महिलाओं को काटा नहीं गया, बल्कि उन्हें अलग करके आपस में बांट लिया गया। बाद में बुजुर्ग महिलाओं को काट दिया गया, जबकि छोटी महिलाओं को बांट दिया गया। एक बूढ़ी औरत जो पानी के लिए रो रही थी, उसे एक मुसलमान ने पैरों से पकड़ लिया और 2 बार जमीन पर पटक कर मार डाला। बच्चों की भी इसी तरह हत्या कर दी गई। एक पाकिस्तानी ने एक नवजात को पैरों से पकड़कर बीच से फाड़ दिया। मेरे विरोध के बावजूद मेरे बेटे को भी छीन लिया गया। मैं यह नहीं कह सकती कि उसे कौन ले गया। बरकत अली नामक एक मुस्लिम मिरासी, जिसने एक युवा हिंदू लड़की को भी ले लिया था, शेखी बघार रहा था कि उसने अपने हाथों से खंजर से 50 लोगों को मार डाला है।
और उसे उसकी बहादुरी के लिए कामोके के पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया गया है। एक धुंधली सी सुबह और वो जख्म जो रह गए। मुझे एक तांगा चालक अब्दुल गनी नामक व्यक्ति अपने घर ले गया। मुझे 1 महीने से ज्यादा समय तक घर में रखा गया और मेरा बहुत बुरा हाल किया गया। मैंने बड़ी संख्या में बच्चों को देखा, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाई। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को कामोके में मुसलमानों ने गुलाम बनाकर रखा था और उनका बुरी तरह से बलात्कार किया जा रहा था। लगभग 1 महीने के बाद ढोल बजाकर यह घोषणा की गई कि आरएसएस और हिंदू सेना आ गई है और जिन निवासियों के पास हिंदू महिलाएं और बच्चे हैं वे उन्हें अपने पास पुलिस स्टेशन पेश करें। अब्दुल गनी के परिवार के सदस्यों ने हमेशा कहा कि भारत में भोजन नहीं है, सभी हिंदू महिलाओं के रिश्तेदारों को मार दिया गया है और कोई भी उन्हें अपने घरों में वापस रखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि गांधी ने भी कहा था कि भारत में भोजन नहीं है और इसलिए पाकिस्तान में रखे गए किसी भी महिला या पुरुष को भारत वापस नहीं आना चाहिए। हम में से करीब 150 हिंदू औरतें, जिन्हें कामोके में कैद के अलग अलग घरों से जमा किया गया था, उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन लाया गया, वही जगह जिसने हमारी तबाही की साजिश रची थी। अब वो हमारी मुमकिन आजादी का एक स्रोत बन गई थी। कामोके से हमें गुजरांवाला ले जाया गया। पुलिस उपनिरीक्षक ने पूछा कि हम में से कौन भारत वापस जाना चाहता है। हिंदू महिलाओं को जो मानसिक आघात पहुंचा था, इस कारण डेरा 100 में से केवल 20 ही यह कह सकीं कि उनको भारत वापस जाना है। बाकी लोगों को पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा ट्रकों में भरकर कामोके वापस भेज दिया गया। फिर हमें हिंदू शरणार्थी शिविर में ले जाया गया और ट्रकों में भरकर अमृतसर लाया गया। बाकी औरतें शायद अपने तजुर्बों से टूट चुकी थीं, अनजाने डर से सहमी हुई थीं, या उन झूठों पर यकीन कर चुकी थीं कि उन्हें अपनाया नहीं जाएगा। उन्हें सब इंस्पेक्टर ने वापस कामोके भेज दिया। मेरे चाचा, मेरी चाची और मेरे पति सभी कामोके रेलवे स्टेशन पर मारे गए। मैं अभी तक अपने बेटे का पता नहीं लगा पाई हूँ और मेरे चाचा चाची की बेटी की भी इसी तरह हत्या हुई होगी। हम 20 औरतों और 10 बच्चों के छोटे से समूह को शरणार्थी शिविर ले जाया गया। वहाँ हालात दूभर थे, भीड़ भाड़ थी और अनगिनत दूसरे बेघर लोगों के दुख से भरे हुए थे, लेकिन वो एक तरह की पनाहगाह थी। हफ्तों में पहली बार हम ऐसे लोगों के बीच थे जो हमारी जबान, हमारे रीति रिवाज और हमारे दर्द को समझते थे, बिना नफरत के चश्मे के। शरणार्थी शिविर से हमें आखिरकार ट्रक से अमृतसर ले जाया गया, नई बनी बॉर्डर पार करके भारत में। जिस पल हमने भारत की मिट्टी पर कदम रखा, वो बहुत गहरे जज्बात का पल था। हम अपने कैद करने वालों से तो आजाद हो गए थे, लेकिन उस आजादी की कीमत बेशुमार थी। मेरे पति मानक चंद, मेरे चाचा गंगामल और मेरी चाची कर्मा मारे जा चुके थे। कामोके में उनका कत्ल कर दिया गया था। मेरा प्यारा बेटा बलदेव आज तक लापता है। मेरी रूह में एक लगातार टीस, एक ऐसा जख्म जो कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। मेरी छोटी भतीजी मीरा, उसके बारे में भी यही माना जाता है कि वो उस मार काट में मारी गई। अमृतसर पहुंचना दुख का अंत नहीं था, बल्कि एक नए कठिन सफर की शुरुआत थी। सोच से भी परे नुकसान की राख से जिंदगी को दोबारा बनाने का सफर। 1947 का जख्म मेरे अंदर गहराई तक बसा हुआ है, जैसे कि उन अनगिनत दूसरों में जो पार्टीशन की दहशत से बच निकले। हम वो जख्म लिए चलते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं। फिर भी इस दर्द के बीच इंसान की हिम्मत, जिंदा रहने की चाहत, याद रखने और गवाही देने की ताकत का भी सबूत है, ताकि ऐसी दहशत दोबारा कभी ना हो।